का नाम डालो। रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर डाले हैं आप। रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। अरे भाई देखो सुनो, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी क्या है। आपके पास एक इक्वेशन है, ए से प्रोडक्ट, ठीक है ना भाई। इस अभिक्रिया का वेग इस अभिक्रिया की क्रियाविधि और इस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इन तीनों चीजों का अध्ययन केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हो वो रासायनिक बलगतिकी। ठोसों का अध्ययन केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, सही है। तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री भी क्या है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांच है, जिसमें आप विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री की तीसरी ब्रांच, पहली ब्रांच आपने पढ़ ली सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, दूसरी आपने पढ़ ली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और तीसरी पढ़ रहे हैं आप। इसमें क्या पढ़ेंगे भाई, पहले ठोसों का अध्ययन कर लिया, फिर विद्युत ऊर्जा का रासायनिक, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण पढ़ लिया ब्रांच में, और आज अपन पढ़ रहे हैं क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं वो रासायनिक बलगतिकी टॉपिक डालकर लिख दे, या वैसे ही लिख दो भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग, कॉमा क्रियाविधि, क्रियाविधि, कॉमा वेग को प्रभावित करने वाले, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। अगला टॉपिक डालें, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग। देखो भाई, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है ना, रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। अभी इस बात को पढ़ने समझा नहीं, अभी मैं क्या करता हूं, एक अभिक्रिया लेते हैं अपन, और अभिक्रिया ये है R से P, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है,
आरसीपी ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, यानी आर का मींस तो यहाँ क्या है बताओ, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मींस क्रियाकारक है, पी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मींस ये उत्पाद है। तो एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट है, ठीक है भाई। अब बताओ समय के साथ साथ, जैसे मान ले लकड़ी होती और लकड़ी से थोड़ी देर बाद राख बन जाती, तो लकड़ी तो क्या होती बताओ, क्रियाकारक, राख क्या होती है। अब समय के साथ साथ लकड़ी की सांद्रता या लकड़ी की मात्रा क्या होती है बताओ, घटती है बढ़ती है, लकड़ी घटती जाएगी और राख बढ़ती जाएगी, सही है कि नहीं भाई। तो यहां पर बताओ ये आर घटेगा या बढ़ेगा, आर की सांद्रता घटती जाएगी और प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती जाएगी समय के साथ साथ। तो ये बड़ा जो ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट बताता है सांद्रता को, बड़ा ब्रैकेट किसको बताता है भाई, मोलर सांद्रता या सांद्रता को प्रदर्शित करता है कौन, बड़ा ब्रैकेट। तो बताओ समय के साथ साथ क्या होगा भाई, आर की सांद्रता घटती जाएगी, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, सही है कि नहीं भाई। कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में आर रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा समय के साथ साथ। अगर मान लीजिए आप इसे एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करें, तो इसका जो ग्राफ है वो इसका ग्राफ इस प्रकार का आएगा। समय के बीच और सांद्रता के बीच आप ग्राफ खींचें, सांद्रता घटती जा रही है भाई, सांद्रता बढ़ती जा रही है, दोनों ले लिए मैंने। सांद्रता समय के साथ घटती जाएगी किसकी, रिएक्टेंट की, और सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाएगी किसकी, प्रोडक्ट की। बोलो सही। ये हो गया आपके पास ग्राफ किसके बीच, समय और सांद्रता के बीच, ठीक है। अब अभिक्रिया का वेग क्या होता है भाई, सांद्रता में कमी या सांद्रता में वृद्धि क्या कहलाएगा, अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। तो मान लो अभिक्रिया के वेग की बात करूं कि अभिक्रिया का वेग होगा क्या, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा भाई, क्रियाकारक की सांद्रता में कमी, क्रियाकारक की सांद्रता में बटा समय में परिवर्तन, सही है भाई। क्रियाकारक की सांद्रता में कमी बटा समय में परिवर्तन, डी आर अपॉन डी टी। डी टी का मतलब, ये डी किसको इंडिकेट कर रहा है, ये लगा दूं मैं, ये डी या डेल परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं दोनों ही। डी टी का मतलब समय, 0 सेकंड से स्टार्ट हुई, 20 सेकंड हो गए, तो 0 से 20, 0 से 20, तो dt कैसे निकालोगे, 20 माइनस 0। 30 सेकंड से स्टार्ट हुई, 60 सेकंड पे पहुंच गई, dt कैसे निकालोगे, 60 माइनस 30, t2 माइनस t1। बोलो सही है नहीं, ठीक है। सांद्रता 2m से 4m हो गई, बोलो 4m माइनस, सही है ना भाई। कमी हो रही है भाई, तो ध्यान रखना इस कमी को इंडिकेट किया जाता है जब यहां पर माइनस लगा दो। माइनस किसको प्रदर्शित कर रहा है बताओ, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस डीसी अपॉन dt, सही है ना भाई। रिएक्टेंट की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। आप चाहे यहां माइनस में लगाओ, ये लो, यहां माइनस नहीं लगा रहा मान लो मैं, ठीक है, क्योंकि यहां तो आर ले रखा मैंने, आर की सांद्रता में परिवर्तन, और आर की सांद्रता में परिवर्तन क्या होता है, कमी होती है, तो यहां माइनस नहीं लगाऊंगा, लेकिन यहां माइनस लगाना पड़ेगा मेरे को। क्यों लगाना पड़ेगा, डीसी, डीसी का मतलब क्या भाई,
सिंपल क्या लिखा है, सांद्रता में परिवर्तन। पता चल रहा है क्या किसकी सांद्रता में? नहीं, माइनस लगा दिया तो अब पता चला, क्या पता चला कि सांद्रता में कमी हो रही है, रिएक्टेंट के सापेक्ष है। यहां माइनस लगाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी मुझे बताओ? dr लिख दिया, dr का मतलब रिएक्टेंट की सांद्रता में परिवर्तन, ऐसे मान लो आप, रिएक्टेंट की सांद्रता में परिवर्तन। और वो क्या परिवर्तन होता है रिएक्टेंट की सांद्रता में? कमी होती है, तो यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। सही है ना भाई, यहाँ माइनस लगाने की जरूरत पड़ गई, तो आप ऐसे लिख दें अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो ये हो गया अभिक्रिया का वेग। सिंपल, इसको भाई इतना बड़ा न करके मान लो, ये लो, क्या लिख दूं, माइनस dc अपॉन dt या माइनस डेल c अपॉन डेल t भाई। अब अभिक्रिया का वेग किसके सापेक्ष लिख दूं भाई? उत्पाद के सापेक्ष। अभिक्रिया का वेग बताओ क्या लिखूं? क्रियाकारक नहीं आएगा, उत्पाद के सापेक्ष लिखो। बोलो, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा समय में, उत्पाद के सापेक्ष ले रहे हैं, प्लस लगा दो, डीसी अपॉन या प्लस डेल सी अपॉन। अब दोनों के एक साथ ले लूं तो भाई, दोनों के एक साथ ले रहा हूं। अब अभिक्रिया का वेग दोनों के एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? क्रियाकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में बटा दोनों को एक साथ ले लिया भाई, दोनों को डीसी अपॉन dt सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, दोनों को एक साथ लोगे तो प्लस माइनस डीसी अपॉन डेल टी। ये हो गया भाई अभिक्रिया का वेग। और ध्यान रखना, ये जो अभिक्रिया का वेग लिखा है मैंने, यही औसत वेग होगा, यही औसत वेग होता है। ध्यान रखना, रिएक्शन के लिए औसत वेग भी यही है जो क्या लिखा आपने, अभिक्रिया का वेग लिखा है। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है भाई? सिंपल बताओ, इसको मैं अलग पे, ये रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल प्लस माइनस डीसी अपॉन dt। ये लो भाई, परिभाषा लिख दो और ये फार्मूला लिख दो। परिभाषा क्या होगी? सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में डेल टी बराबर कितना कर दो? डेल टी बराबर 1 कर दो, 1 सेकंड कर दो, डेल टी बराबर 1 सेकंड। तब बताओ क्या हो जाएगा? आर आर बराबर प्लस माइनस सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाएगा बताओ? अभिक्रिया का वेग कहलाएगा जब समय कितना हो, यूनिट, इकाई। ठीक है ना भाई, इसलिए मैंने परिभाषा क्या लिखी बताओ? इकाई समय में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाएगा बताओ? अभिक्रिया का वेग कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा? अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास अभिक्रिया का वेग रिएक्टेंट के सापेक्ष और प्रोडक्ट के सापेक्ष, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सापेक्ष। ठीक है, इसके बाद ये बताएं, ये प्लस किसको प्रदर्शित कर रहा है? वृद्धि को। माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है? कमी को। ये डीसी या ये डेल डीसी या डेल सी क्या है बताओ? ये सांद्रता में, किसकी सांद्रता में परिवर्तन? क्रियाकारक या पता नहीं किसकी, भी ध्यान रखना। माइनस लगा दिया तो बताओ, प्लस लगा दिया तो बाद में पता चलेगा भाई। dt या डेल टी ये क्या है? समय में परिवर्तन। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास रासायनिक अभिक्रिया का वेग भाई। उतारो।
क्रियाकारक है उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो ये माइनस ही बताएगा आपको भाई, ये प्लस बताएगा कि वो रिएक्टेंट के लिए लिया गया है या प्रोडक्ट के लिए। माइनस है तो क्रियाकारक के लिए, प्लस है तो उत्पाद के लिए। माइनस कमी को इंडिकेट करता है, प्लस वृद्धि को इंडिकेट करता है। हो गया भाई।
अभिक्रिया वेग का मात्रक, अभिक्रिया वेग का मात्रक। देखो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, प्लस माइनस डीसी अपॉन dt ना भाई। ऊपर सांद्रता और नीचे समय, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। ठीक है, सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर भाई, सही है ना। मोल प्रति, 4 मोल 1 लीटर में, 6 मोल 1 लीटर में, ये होती है सांद्रता। समय आप सेकंड में ले लें, ठीक है। तो बताओ मात्रक क्या हो जाएगा, आर का मात्रक क्या हो जाएगा भाई, ऊपर तो क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर, नीचे सेकंड ऊपर आएगा तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, सही है। या फिर मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट भी हो सकता है। कब, जब समय मिनट में दिया हो। ठीक है भाई, अगर मान लो गैसीय अभिक्रिया है तो गैसीय अभिक्रिया में सांद्रता थोड़ी होती है, दाब होता है। क्या होता है, दाब होता है। दाब मान लो मैं ऊपर तो ले लू एटीएम में और सांद्रता की जगह दाब आ जाएगा और समय वो सेकंड में। बताओ क्या हो जाएगा, एटीएम सेकंड इनवर्स या एटीएम मिनट इनवर्स या बार सेकंड इनवर्स या बार मिनट इनवर्स। समय किस में ले लिया आपने, सेकंड में या मिनट में। दाब किस में ले लिया, एटीएम में या बार में, जिसमें भी दिया हुआ होगा। वह कहेगा कि प्रेशर 10 बार से 4 बार हो गया 3 मिनट में, 3 मिनट में 10 बार से मात्र क्या आ जाएगा बताओ, बार मिनट इनवर्स आ जाएगा। सही है कि नहीं भाई। तो या तो ले लेंगे ऊपर बार और नीचे सेकंड या मिनट, और यहां ले लेंगे ऊपर तो क्या मोल पर लीटर और नीचे सेकंड। ठीक है भाई, उतार दो मात्रक। ऊपर मोल पर लीटर, नीचे सेकंड या मिनट। हटाओ भाई, 12 बटा सेकंड 12 बटा मिनट, एटीएम बटा सेकंड एटीएम बटा। अभिक्रिया वेग के स्वरूप, अभिक्रिया वेग के स्वरूप, अभिक्रिया वेग के स्वरूप। एक लाइन लिख दें इसमें,
अभिक्रिया वेग के 3 स्वरूप हैं। अभिक्रिया वेग के 3 स्वरूप हैं। फर्स्ट औसत वेग, दूसरा तात्क्षणिक वेग और तीसरा प्रारंभिक वेग। औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। फर्स्ट लिखो औसत वेग। ठीक है, औसत वेग की डेफिनेशन लिख दो, वही जो अभिक्रिया वेग की डेफिनेशन लिखी थी। परिभाषा लिख दो, पीछे पन्ना पलट के देख लो, लिखी हुई है अभिक्रिया वेग की परिभाषा। रासायनिक अभिक्रियाओं में इकाई समय में क्रियाकारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन औसत वेग कहलाता है। ऐसे लिखना, औसत वेग कहलाता है। देखो भाई, ये आपके पास समय सांद्रता वक्र है ना। इस समय सांद्रता वक्र में अगर मान लीजिए मैं ये ग्राफ बना दिया मैंने एक, ये लो, ये ग्राफ बना दिया। अब बताओ ये ग्राफ किसके रेफरेंस में है, क्रियाकारक या उत्पाद? सांद्रता घटती जा रही तो क्रियाकारक के लिए ही। मैं यहां 2 समय ले लूं, एक समय ये ले लिया, दूसरा समय ये ले लिया, 2 समय हो गए। ठीक है, अब इनके सापेक्ष सांद्रता निकालूं। ये T1, इसके सापेक्ष C1, T2, ये T1, ये T2, T1 के सापेक्ष C1, T2 के सापेक्ष। बताओ सांद्रता क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी भाई। अब आप यहां निकालें औसत वेग। क्या निकालें? किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? क्रियाकारक या उत्पाद? सबसे पहले क्या लगाऊंगा? माइनस, उसके बाद C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। बोलो सही है कि नहीं? ये औसत वेग हो गया किसके रेफरेंस में? क्रिया। अब आप लें किसके सापेक्ष? उत्पाद के सापेक्ष। उत्पाद के सापेक्ष आप ग्राफ बना रहे हैं। ये लो, सही है भाई। अब यहां पर आप क्या 2 समय ले लें। ये लो, T1 पर सांद्रता C1, T2 सांद्रता क्या हो गई? सांद्रता बढ़ गई। देखो ये आपके पास T1 T2 C1 C2, इस पर समय और इस पर सांद्रता। औसत वेग ले ले, किसके सापेक्ष ले रहे हैं भाई? क्या लगाऊं? प्लस लगाऊंगा। उसके बाद C2 माइनस C1 अपॉन
T2 माइनस टी, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ध्यान रखना एक चीज और, चाहे औसत वेग निकाल लो चाहे अभिक्रिया का वेग निकाल लो, बात एक ही है। औसत वेग अभिक्रिया का वेग एक ही बात है, ठीक है ना भाई। तो औसत वेग बराबर होता है उत्पाद के सापेक्ष लेंगे तो प्लस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, और क्रियाकारक लेंगे तो तब पहले ये उतार दो फिर वो उतार देना, या इसको देख लो और उसका बढ़ाओ दो, कैसे बनेगा, बढ़ाओ देगा। पहले इसी का बना दो पहले तो, बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है भाई। औसत वेग बराबर उत्पाद के सापेक्ष ले तो प्लस लगा देना, क्रियाकारक के सापेक्ष लो तो माइनस लगा देना, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। दो समय ले लो, दो सांद्रताएं हो जाएंगी उनके सापेक्ष। ये बना दो, दूसरा बना, बना दिया भाई, दोनों बना दिया आपने। अब इसमें देखो एक चीज और सुनो भाई, आपने औसत वेग निकाला कैसे, यहां था मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर सांद्रताएं हैं 3 6, 4 मिनट पर कितनी थी और 8 मिनट पर कितनी हो गई, औसत वेग निकालो। तो औसत वेग कैसे निकलेगा बताओ, C2 माइनस C2 कितनी है 3 माइनस बटा, सही है ना। तो यहां आपने औसत वेग निकाल लिया एक निश्चित समय अंतराल में, 4 और 8 के बीच में, बोलो सही कि नहीं। समय अंतराल लिया है ना, यहां क्या लिया, एक समय अंतराल लिया। इस समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग आपने निकाला, वो क्या कहलाएगा बताओ, औसत वेग, ठीक है। अब अगर मान लो आप इस समय अंतराल में न निकाल करके मैं ऐसे कहता कि 5 मिनट पर निकालो, यहां निकालो, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, इस बिंदु पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, इस बिंदु पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो जिस बिंदु पर भी अभिक्रिया का वेग निकालना हो ना, उस पर एक स्पर्श रेखा खींच देना, क्या खींच देना, एक, और उस स्पर्श रेखा का जो ढाल आएगा ना भाई, वो कहलाएगा तात्क्षणिक वेग। क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग, ठीक है ना भाई, वो तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। पूरा टाइम समय अंतराल लिया आपने, समय अंतराल लिया तो, और किसी भी एक बिंदु पर, वो तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। तो अगला ले लें क्या, तात्क्षणिक वेग। परिभाषा लिख दें, किसी भी क्षण अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है।
किसी भी क्षण अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये आपके पास एक कर्व है, ठीक है ना भाई, और इस वक्र में ये रिएक्टेंट हो गया। अब मान लो ये तो आपके पास क्या है, समय, और ये सांद्रता, समय सांद्रता वक्र हो गया। इस समय सांद्रता वक्र में मैं आपसे कहूं कि 6 मिनट पर, यानी इस t समय पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा। कब पूछा बताओ मैंने, t समय पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो इस t समय पर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाएगा। और अगर मैं अंतराल लेता तो औसत वेग होगा। मैं t समय पर पूछ रहा हूं, तो आप t समय पर अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए क्या करें, लेकिन उससे पहले आप क्या करो, इसके सापेक्ष सांद्रता तो निकालो पहले। इसके सापेक्ष क्या निकालो पहले, सांद्रता निकालो। तो इसके सापेक्ष सांद्रता निकालने के लिए मैं इसको ऊपर मिलाऊं, इधर मिला दो, ये सांद्रता आ गई भाई। क्या आ गई है, सांद्रता आ गई। ठीक है, इस T और C का बिंदु हो गया P। इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचे आप, यहां पर स्पर्श रेखा खींचते हैं आप। ठीक है भाई, इस स्पर्श रेखा का ढाल तात्क्षणिक वेग को बताएगा। ढाल निकालना मैथमेटिकल है भाई, अपने आप पर नहीं होता कि भाई ढाल निकालेंगे इसका। अपन सिर्फ इतना कहेंगे कि इसका ढाल निकाल लेना, मैथ में जाकर के जो ढाल आएगा वो किसके बराबर आएगा, तात्क्षणिक वेग के बराबर आएगा। तो किसी भी बिंदु पर निकालना हो तो क्या खींच लेना, उस पर एक स्पर्श रेखा खींच देना। उस स्पर्श रेखा का ढाल किसको बताएगा, किसी भी बिंदु पर, किसी भी समय पर, किसी भी समय पर। ठीक है ना भाई, लिख दो। यदि समय सांद्रता वक्र में, यदि समय सांद्रता वक्र में विशिष्ट समय t, विशिष्ट समय t व विशिष्ट सांद्रता c, विशिष्ट समय t व विशिष्ट सांद्रता c के संगत बिंदु P, के संगत बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींच दी जाए, पर एक स्पर्श रेखा खींच दी जाए, विशिष्ट समय t व विशिष्ट सांद्रता c के संगत बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींच दी जाए, तो इस स्पर्श रेखा का ढाल, इस स्पर्श रेखा का ढाल तात्क्षणिक वेग को बताता है। इस स्पर्श रेखा का ढाल तात्क्षणिक वेग को बताता है। स्पर्श रेखा का ढाल तात्क्षणिक वेग को बताता है। ग्राफ बना दो, ग्राफ बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है, वही रिएक्टेंट का ग्राफ बना दो वही, और एक बिंदु ले लेना बस, बनाओ। एक बिंदु ले लो और जिस बिंदु को लिया उस पर एक स्पर्श रेखा खींच दो। अब देखो भाई, तात्क्षणिक वेग आप निकालते कैसे हैं, प्लस माइनस dc अपॉन dt। औसत वेग वैसे ही निकालते हैं और ये वैसे निकालते हैं भाई, लेकिन यहां कंडीशन है, लिमिटेशन है कि डेल t टेंस टू 0 भाई, उतार देंगे। समय अंतराल बहुत कम होना चाहिए भाई, टेंस टू 0। ये तात्क्षणिक वेग के लिए कंडीशन है, डेल t टेंस टू 0। तो किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देना भाई, उसका ढाल किसको बताएगा, तात्क्षणिक वेग। ठीक है, कल अपन करेंगे कौन सा, प्रारंभिक वेग। ठीक है।